नमस्कार प्रशिक्षुओं, मैं सुधेंद्र कुमार मौर्य आपकी सेवा में तनाव टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो डीएलएड में शांति शिक्षा एवं सतत विकास 4th सेमेस्टर का कंटेंट है। आइए देखते हैं तनाव क्या है, तनाव का परिभाषीकरण, तनाव कम करने की विधियां और तनाव को कैसे दूर करें। सबसे पहले तनाव का परिभाषीकरण कर देते हैं। सामान्य शब्दों में तनाव क्या है? इच्छा, लक्ष्य, अपमान, शारीरिक दोष आदि के कारण ही तनाव उत्पन्न होता है। अर्थात ये शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशा है। यानी तनाव व्यक्ति की शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशा है। इसमें उत्तेजना और असंतुलन उत्पन्न हो जाता है और जिससे परिस्थितियों का सामना करने के लिए व्यक्ति क्रियाशील हो जाता है और वह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के निर्णय ले सकता है। इलियट महोदय ने कहा है कि तनाव से अभिप्राय किसी संघर्षात्मक परिस्थितियों से है जो विरोधी या विपरीत मनोवृत्तियों को उत्पन्न करती है। यानी हमारी इच्छा कुछ है और किसी की इच्छा कुछ है और उसमें हम क्या करते हैं, तनाव हमारे अंदर उत्पन्न हो जाता है या हम ही दो रूप में हो जाते हैं और आपस में ही टकराने लगते हैं। ठीक, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, टेंशन उत्पन्न हो जाएगा, तनाव उत्पन्न हो जाएगा। गेट्स महोदय ने कहा है कि तनाव असंतुलन की दशा है। इसी में जो असंतुलन पैदा होता है उसी की दशा है जो प्राणी को अपनी उत्तेजित दशा का अंत करने के लिए, कोई भी कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक, इसका मतलब ये हो गया कि तनाव व्यक्ति की असामान्य मनोदशा, ठीक, असामान्य मनोदशा या व्यवहार है। अब हम देखते हैं कि तनाव का प्रबंधन कैसे करेंगे, यानी तनाव कम करने की विधि कैसे करें। तनाव का प्रबंधन करने के लिए अमेरिका में जैसे व्यक्ति तनाव कम करने के लिए कहा जाता है लाफिंग क्लब, वहाँ पे लाफिंग क्लब बनाए गए हैं और वहाँ पे क्या होता है कि बड़ी बड़ी स्क्रीनों पर ऐसी गतिविधियों को दिखाया जाता है जिसे देखकर व्यक्ति हंसने का प्रयास करता है और अनायास ही हंसी आ जाती है और उसका तनाव कम या दूर हो जाता है। ठीक, तनाव कम करने की जो दो प्रकार की विधियां हैं, पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि माने मूर्त, जो दिखाई देती है। ठीक, और दूसरी विधि जो है अप्रत्यक्ष विधि, अमूर्त विधि, दिखाई नहीं देती है, दूर है। ठीक, प्रत्यक्ष विधियों का जो प्रयोग है विशेष रूप से समायोजन की किसी विशेष समस्या के स्थायी समाधान के लिए किया जाता है। यानी स्थायी समाधान चाहिए तो हम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कर सकते हैं, ये गेट्स महोदय ने कहा। तो पहला, इसमें हम स्थायी रूप से समाप्त करने के लिए तनाव को क्या करते हैं, बाधा का विनाश या निवारण करते हैं। बाधा माने जो बैरियर्स आ गए, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और इसमें बाधा का विनाश या निवारण शामिल है जो उसे अपने उद्देश्य को प्राप्त करने नहीं देती है, उसे हम समाप्त कर देते हैं। ठीक, दूसरा है बिंदु अन्य लक्ष्य का निर्धारण। अब हम क्या करते हैं, यदि कोई इंजीनियर बनना चाहता है और नहीं बन पाता है तो टीचर बन जाता है, टीचर बनना चाहता है नहीं बन पाता है तो बिजनेसमैन बन जाता है, वह भी नहीं बन पाता है तो वो कला में रुचि लेता है तो कलाकार बनता है। यानी अन्य लक्ष्य का निर्माण करते हैं जब हम, तो टेंशन समाप्त हो जाती है। ठीक है, जब व्यक्ति अपने मौलिक लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं होता है तो वो उस लक्ष्य के बजाय दूसरे लक्ष्य की ओर मोटिवेट हो जाए और उधर चला जाए। ठीक है, अनुगमन उसका करे तो क्या हो जाएगा, उसका तनाव वर्तमान का दूर हो जाएगा। अन्य उपाय की खोज। अन्य उपाय में क्या है, जब व्यक्ति बाधा का विनाश या निवारण नहीं कर पाता है, व्यक्ति का जो बाधा है, बैरियर है, उसको नहीं अलग कर पाता, समाप्त नहीं कर पाता है तो क्या करता है, वो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी अन्य उपाय की खोज कर पाता है। जैसे कोई बालक है, ऊपर रखे सामान को नहीं उठा पाता है तो अपने माता पिता भाई बहनों का सहयोग लेता है। यदि किसी भारी वस्तु का हम को उठाने का प्रयत्न करते हैं और नहीं उठा पाते हैं तो दो लोगों का और सहयोग, यानी अन्य उपाय की खोज करना जिससे कि वह तनाव, वह टेंशन दूर हो जाए। व्याख्या व निर्णय। जब व्यक्ति के समक्ष दो समान रूप से वांछनीय और विरोधी लक्ष्य हों
या इच्छाएं हों, तो वह पूर्व अनुभव के आधार पर विचार करता है और उनमें से एक का चुनाव करना पड़ता है उसे, और उसका निर्णय लेता है। ठीक, और इसके कारण वह अपने तनाव को निर्णय और व्याख्या के द्वारा अपने तनाव को समाप्त कर देता है। तो ये 4 विधियां जो आपकी हैं वो सब प्रत्यक्ष विधि हैं तनाव को ख़त्म करने के लिए, टेंशन को समाप्त करने के लिए। जीवन के लिए बहुत उपयोगी है और शांति के लिए भी बहुत उपयोगी है। नेक्स्ट देखते हैं हम तनाव को कम करने में सहायक अप्रत्यक्ष विधियाँ। अप्रत्यक्ष विधियाँ इनकी संख्या अधिक है, जो दिखाई नहीं देती हैं, जो अमूर्त हैं। पहला है इसमें दमन। दमन माने आप जानते हैं जब कोई विचार चेतन में उत्पन्न होता है तो उसे व्यक्त कर दिया जाता है या उसको दमन कर दिया जाता है। यानी कोई ख्याल आपके अंदर आया तो आपने क्या किया, उसको या तो प्रकट कर दिया और या तो उसको क्या किया, दबा दिया, दमन कर दिया। कहते हैं ना खून का घूंट पीकर रह गए। इसका मतलब क्या है, अपने क्रोध का आपने क्या किया, दमन कर दिया। यदि दमन कर दिया तो क्या हो जाएगा, आपका तनाव समाप्त हो जाएगा। यदि दमन न कर पाए, अपने अंदर ही रखे रहे, ठीक है, तो तनाव कम हो जाएगा लेकिन समाप्त नहीं होगा और विवाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, दमन संघर्षों से क्या करता है, छुटकारा पाने के लिए एक महत्वपूर्ण होता है। दमन में पीड़ा से बचने की भावना छिपी हुई होती है। ठीक, दूसरा है पलायन। पलायन माने क्या होता है कि यदि हमको कुछ कहना था लेकिन हम नहीं कहेंगे और हम वो जगह, वो सभा, वो स्थान छोड़कर चले जाते हैं। यानी जब व्यक्ति किसी भयानक परिस्थिति का सामना करने में स्वयं को अक्षम पाता है तो वह तनाव से बचने के लिए उससे पलायन करना ही उचित समझता है। यदि हम किसी से कुश्ती में नहीं जीत सकते तो हम कहते हैं अरे क्या कुश्ती लड़ें। ठीक, ओके। तीसरा है प्रतिगमन। प्रतिगमन मान का अर्थ होता है वापस जाना। जब व्यक्ति स्वयं को चारों ओर से घिरा पाता है तो वह उस शैशवा काल की ओर लौटता है जहाँ ये सब चिंताएं नहीं थीं। अर्थात व्यक्ति अपने तनाव को कम करने के लिए वैसा ही व्यवहार करता है जैसा वह पहले कभी करता था। प्रौढ़ युवती इसलिए आंसू बहाती है क्योंकि बचपन में आंसू बहाकर वह मम्मी से बहुत सारी बातें मनवा लेती थी। तीसरा, अगला है चौथा, युक्तिकरण। युक्ति माने जुगाड़, युक्ति माने सब्स्टिट्यूट ढूंढना। ठीक है, यानी इसमें क्या होता है कि अपनी कमियों और असफलताओं को उचित करार देने का तर्क प्रस्तुत किया जाता है। इस युक्ति का प्रयोग, बहाना बनाना जिसको कहते हैं, प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति कभी न कभी किसी न किसी स्तर पर अवश्य करता है। जैसे विद्यार्थी विद्यालय में लेट पहुंचता है तो कहता है सर जी घड़ी बंद हो गई थी, आज मेरा पेट दर्द कर रहा था आदि। दिवा स्वप्न। नेक्स्ट है पांचवा, दिवा स्वप्न। दिवा स्वप्न माने दिन में सपने देखना, कल्पना जगत में विचरण करना। और ये इससे भी क्या होता है, तनाव कम हो जाता है। जैसे आज हम कोई निर्धन हो और कहे कि अरे हम कल करोड़पति बनेंगे, ठीक है, आशावादी रहे, कल्पनावादी रहे और स्वप्न में ही वो दिन में ही स्वप्न देखता रहे तो वो क्या हो जाएगा, इस समय के तनाव से, दुख से मुक्त हो जाएगा। दिवा स्वप्न जो होता है वो वास्तविकता से के दुखद संसार से दूर ले जाकर व्यक्ति को रंगीन नज़ारे दिखाता है। विश्व का हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार का दिवा स्वप्न अवश्य देखता है। ठीक, यदि हम सपना नहीं देखेंगे और सोते हुए ही सपना देखेंगे तो तरक्की क्या कर पाएंगे। यानी जागते में हम सपना देखेंगे, उसी को ही दिवा स्वप्न कहते हैं। ठीक, और अगला है आत्मीकरण। आत्मीकरण कहिए चाहे इसको कहिए तादात्मीकरण, आइडेंटिफिकेशन। इस विधि में किसी व्यक्ति यदि किसी अपने आप को, अपने इच्छाओं को, अपनी व्यवस्था, अपने उद्देश्य को, लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाता है तो वो क्या करता है, दूसरे से प्रभावित हो जाता है और दूसरे के अनुसार अपने वस्त्र, अपने जो है केस, अपने सूज और अपना चाल ढाल बना लेता है। और वो कहता है कि ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं अपने आप में अपने तनाव को समाप्त करने का प्रयत्न करता है। जैसे एक व्यक्ति विराट कोहली से तादात्म्य स्थापित कर उसी की तरह बाल रखना, उसी की तरह बोलना, उसी की तरह चलने में ही आनंद का अनुभव करने लगता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, वह उस दिशा में जाने लगता है और उसे वहाँ ही आनंद प्राप्त होने लगता है, आनंद का अनुभव होने लगता है।
और जिसके फलस्वरूप क्या होता है, खत्म हो जाता है क्या, तनाव। अगला है मार्गांतीकरण। मार्गांतीकरण माने मार्ग बदल देना, ठीक, यानी शोधन करना। इस विधि में इस विधि में व्यक्ति असामाजिक इच्छाओं के मार्ग को बदलकर सामाजिक मार्ग अपना लेता है, ठीक है। और अरे यार सब तो दुखी हैं, पूरे समाज में कौन सुखी है, सबको कहीं न कहीं कमी है, चाहे कोई 2 रुपया कमाया चाहे 10 कमाया, ठीक है, चाहे क्या तनाव, क्या झगड़े लड़ाई या कुछ धीरू भाई अंबानी क्या नहीं होते हैं, क्या मुकेश अंबानी क्या नहीं होते हैं, क्या अमिताभ बच्चन के यहाँ अलग अलग क्यों रह रहे हैं, ठीक, उनको स्पेस की कमी क्यों दिखाई दे रही है, आदि आदि करके हम क्या करते हैं, अपने मार्ग को बदल देते हैं या मार्ग में सुधार लाते हैं, शोधन करते हैं, जिसके कारण अपने तनाव को कम करने में हम सफल हो जाते हैं। प्रेमिका को प्राप्त करने में असफल व्यक्ति क्या हो जाता है, मूर्ति बनाने लगता है, मूर्तिकार हो जाता है, शायर हो जाता है, कविता लिखने लगता है, कहानी लिखने लगता है आदि। क्या है, ये मार्गांतीकरण है। अगला है प्रक्षेपण। इस विधि में व्यक्ति अपने दोषों, कमियों और आरोपों को क्या करता है, दूसरे पर थोपने लगता है। जैसे परीक्षा में असफल होने पर पेपर का आउट ऑफ कोर्स बताने लगता है, पेपर कठिन है बताया, सर ने पढ़ाया नहीं था ये बताएगा, ठीक है, आजकल का जो सिलेबस है या आज कॉपी नहीं जांची गई सही, तो ये सब हो गया प्रक्षेपण। अपने विचारों भावों को दूसरे पर प्रदर्शित करना, दूसरे को जो है क्या करना, आरोप लगाना, ठीक है। क्षतिपूर्ति। अगला क्षतिपूर्ति, यदि किसी प्रकार की कोई क्षति हो और वह पूर्ति हो जाए तो तनाव अपने आप कम हो जाएगा। इस विधि में व्यक्ति एक क्षेत्र की कमी को किसी दूसरे क्षेत्र में श्रेष्ठता का विकास करके पूरा करता है। जैसे कोई कहता है पढ़ने में नहीं अच्छा, तो कहता है कि हम पढ़ने में नहीं अच्छे हैं लेकिन हमने कमा कर इतना दे दिया, ठीक। खेल तो हम सकते हैं, खेलते तो हैं इतना अच्छा, ठीक। तो इस तरीके से वो क्षतिपूर्ति क्या करता है, अपने तनाव को कम करने का साधन बना लेता है और बताता है। अगला है निर्भरता। निर्भरता माने यदि व्यक्ति, इस विधि में क्या होता है, व्यक्ति किसी दूसरे पर निर्भर होकर अपने जीवन का उत्तरदायित्व उसे सौंप देता है कि सर ने जैसा कहा, जैसा पिताजी ने कहा वैसा मैं कर रहा हूँ। सांसारिक कष्टों से परेशान होकर मनुष्य किसी महात्मा का शिष्य बन जाता है। बस गुरुजी जो करेंगे वही होगा, जो पिताजी कहेंगे वही होगा। इस प्रकार से हमारे अंदर क्या होता है, तनाव जब समाप्त हो जाता है तो आंतरिक शांति पैदा होती है। आंतरिक शांति क्या है, इनर पीस, ठीक है। इनर पीस क्या है, दूसरों के व्यवहार को अपने मन की शांति को नष्ट करने का अधिकार न दें, तो ये हो जाता है आंतरिक शांति, ठीक। आंतरिक शांति कौन सी अवस्था है, वह अवस्था है जो चिंता से मुक्त कर देती है। अपने व्यक्ति जो क्या होता है, अपने मानसिक और भावात्मक रूप से शांत हो जाता है, और जहाँ नकारात्मक विचार सारे शून्य हो जाते हैं और तनाव और परेशानी पैदा करने वाले कारक भी समाप्त हो जाते हैं या अपना रास्ता बदल देते हैं। शांत होने का साधारण अर्थ है कि मन की वह अवस्था जहाँ केवल सकारात्मक विचार हों, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल हम और बता देते हैं, थोड़ा ध्यान आ गया तो आपको। आंतरिक शांति बनाए रखने के लिए कौन कौन से सहायक कारक हैं, बिंदु हैं, उनका हम थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं। सच्चाई को स्वीकार लो तो तनाव कम हो जाएगा और आंतरिक शांति हो जाएगा, गुड। दूसरा है किसी को दोष मत दो, ठीक। यदि हम किसी का पर दोषारोपण नहीं करेंगे तो हम अपने आप शांत हो जाएंगे, ठीक। अनुशासनिक व्यवहार यानी आंतरिक शांति की खोज की ओर ले जाता है। अनुशासन में रहेंगे तो आंतरिक शांति अपने आप हो जाएगी। दूसरों से कोई आशा नहीं रखेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, हमको कोई कष्ट नहीं होगा, कोई अशांत नहीं कर सकेगा। और सभी कामों से हम प्यार करेंगे तो ये कोई नहीं कहेगा कि अरे ये काम कर रहा हूँ मुझे ख़राब लग रहा है, मुझे टेंशन होने लगती है, अरे ये कौन सा काम खराब है, कोई काम खराब नहीं। इस तरीके से हम आत्मानुशासन के द्वारा अपने आप को श्रेष्ठ व्यक्तित्व का बना सकते हैं और अपने सारे तनाव को समाप्त कर सकते हैं और शांति को अपनाते हुए अपने आप का विकास हम कर सकते हैं। धन्यवाद।